नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 2 है या ये आपका, ठीक ना। कल प्रैक्टिस सेट 1 कराया गया है जिसमें आपके 38 से 39 प्रश्न कराए गए थे। इसमें आप अपनी तैयारी चेक कर लीजिएगा, कितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। ठीक, चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल एक क्वेश्चन आपको, ठीक ना, डाउट हुआ था, वो क्वेश्चन भी इसमें मैं सम्मिलित कर दिया हूँ। उसके बारे में भी इसमें उस क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। साथ में आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। चलिए आगे पहला प्रश्न आज से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक ना, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश का शासन था उसका जो वास्तविक संस्थापक, मतलब पहले संस्थापना किसने किया था, वास्तविक संस्थापक वो थे आपके कलिंगराज। कौन थे? कलिंगराज। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर हो जाएगा, कलिंगराज। ठीक ना, कमलराज नहीं थे, रत्नदेव नहीं थे, कलिंगराज थे। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर हो जाएगा। कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था छत्तीसगढ़ में? कलिंगराज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्न इनमें से जानते थे, ठीक है, और कितने प्रश्नों का आंसर आप खुद से दे पाए। देखिए अगला है आपका, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है। ठीक ना, कामावती नगरी किस नाम से जानी जाती है? कहने का अर्थ है पहले ऐसा कौन सा राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, डोंगरगढ़, इनमें किसका पुराना नाम कामावती नगरी था। ठीक ना, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि किसका पुराना नाम कामावती नगरी था, तो आपका हो जाएगा ये डोंगरगढ़। ठीक ना, डोंगरगढ़ जो है इसको आज हम जानते हैं डोंगरगढ़ के नाम से। इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपका कामावती नगरी। ठीक ना, तो कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा, डोंगरगढ़। अगला प्रश्न है आपका, बस्तर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक ना, बस्तर का प्राचीन नाम क्या था या फिर प्राचीन काल में एक नाम था। ठीक ना, प्राचीन नाम क्या था आप बोल सकते हो। ठीक ना, बस्तर का जो प्राचीन नाम था वो था आपका दंडकारण्य। क्या था? दंडकारण्य। आपको पता होगा, जैसे देखिए आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था दक्षिण कोसल। ठीक ना, दक्षिण कोसल। कल ही मैं आपको बताया था दंडकारण्य, ये भी बताया था। ठीक ना, तो ये जो दंडकारण्य नाम था वो आज क्या नाम है इसका? बस्तर। ठीक ना, बस्तर जो आज है उसी का प्राचीन नाम था दंडकारण्य। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर स सही आंसर हो जाएगा, दंडकारण्य। अगला प्रश्न है आपका, रायपुर के कबड़ा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक ना, रायपुर, अब आपको इससे एक बात पता चलता है रायपुर में कौन सा पहाड़ है आपके पास पूछेगा तो क्या बोलोगे? कबरा पहाड़। ठीक ना, रायपुर में कौन सा पहाड़ है? कबरा पहाड़। अब कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हुआ है आपका पाषाण युग के। ठीक ना, रायपुर के कबरा पहाड़ से आपका जो है पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा, पाषाण युग के औजार। रायपुर के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था। ठीक ना, समुद्रगुप्त जो था, ठीक ना, इसके दक्षिण अभियान में, जब ये दक्षिण अभियान में निकला हुआ था, ठीक ना, तो उस समय इसने कौशल के एक राजा को पराजित किया था। कहाँ के राजा को? कौशल राज्य के एक राजा को पराजित किया था। और कौशल राज्य कौन था? अपना छत्तीसगढ़ राज्य था। ठीक ना, पहले इसका प्राचीन नाम जो था दक्षिण कौशल। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम ही कौशल राज्य था। तो समुद्रगुप्त जिस समय दक्षिण अभियान में निकले थे, ठीक ना, उस समय कौशल राज्य का राजा कौन था जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो वो थे आपके महेंद्र। कौन थे? महेंद्र। ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में पराजित जो किया था दक्षिण कौशल राज्य के राजा को, वो थे महेंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। ठीक ना, कुषाण वंश के सिक्के जो हैं छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मिले हैं? कुषाण वंश, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। तो जो आपका है कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं वो मिले हैं बिलासपुर में। ठीक ना, छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं बिलासपुर में। ठीक ना, तो बिलासपुर इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे। ठीक ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? ठीक, प्रथम सूबेदार कौन थे? प्रथम सूबेदार आपके महिपत राव दिनकर। कौन थे? महिपत राव दिनकर।
और अंतिम सूबेदार कौन थे, नीचे देखेंगे, अभी आगे आएगा आपका, इससे संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे, तो वो थे महिपत राव दिनकर। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। ठीक, याद रखिएगा इसको, इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला आपका है छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे। पहले अभी हमने क्या देखा था, छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार कौन थे, तो कौन थे, महिपत राव दिनकर पहले, ठीक ना, सूबेदार। लेकिन अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे, अंतिम क्या, मराठा सूबेदार, अंतिम मराठा सूबेदार थे यादव राव दिवाकर। क्या थे, यादव राव दिवाकर जो थे छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार थे। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर हो जाएगा, यादव राव दिवाकर छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार थे। और बिम्बाजी भोसला कौन थे, बिम्बाजी भोसला थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। क्या, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक आपके पास पूछे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक तो वो थे बिम्बाजी भोसले। ठीक, यहाँ अंतिम मराठा सूबेदार कौन था, अंतिम मराठा सूबेदार यादवराव दिवाकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ कितने वर्षों तक रहा, ये प्रश्न कल भी मैं आपको बताया था, ठीक ना, इसमें डाउट था मेरे को। देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ 44 वर्षों तक रहा, ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ, ठीक ना, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में 17 राज्य थे। कितने राज्य थे, भारत जिस समय आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 17 राज्य थे, ठीक ना। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो हुआ आपका 1 नवंबर, ठीक ना, मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है और 1956 से 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो आप 2000 को घटाएंगे 1956 से तो आपका 44 आएगा। इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ 44 वर्षों तक रहा है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 1956, ठीक ना। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। ठीक, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ कितने वर्षों तक रहा है, वो रहा है 44 वर्षों तक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर हो जाएगा, 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है, तो हुआ है आपका 84वां संविधान संशोधन, ठीक ना। 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक ना। 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक ना। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, इसको अलग भाषा में बोले तो ये पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बना, ठीक ना, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, ठीक ना। मतलब मध्य प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, या फिर आपके पास पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय कितने जिले थे। दोनों क्वेश्चन समान होगा आपका। छत्तीसगढ़ राज्य का जब स्थापना हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, मतलब मध्य प्रदेश के 16 जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो हुआ है मध्य प्रदेश के 16 जिलों से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा, 16 जिले। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया, वो अपनाया गया सितंबर 2000 को, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया सितंबर 2001 को, ठीक ना। सॉरी, यहाँ 2000 नहीं 2001, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है इसमें, 2000 गलती से बोला गया था मेरे पास, ठीक ना। सितंबर 2001 को, ठीक, सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा, सितंबर 2021, सितंबर 2001, ठीक ना। सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा, सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर, ठीक ना, भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य गठन का जो विधेयक पारित हुआ था, ठीक ना, पहले लोकसभा में गया था। कहाँ गया था, पहले लोकसभा में गया था, उसके बाद राज्यसभा में गया था, उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए कोई भी विधेयक पारित होने पर जाता है, ठीक ना। पहले कहाँ जाता है, पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास, ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के
राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने किया था 25 अगस्त 2000, ठीक ना। 25 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब किए थे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर? 25 अगस्त 2000 को। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 25 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 25 अगस्त 2000। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया, ठीक ना। देखिए पहले अभी आपको बताया, पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, ठीक। तो राज्यसभा ने कब पारित किया? राज्यसभा ने पारित किया 9 अगस्त 2000 को, ठीक, 9 अगस्त 2000 को। लेकिन इससे पहले लोकसभा में गया था, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया 9 अगस्त 2000 को, तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2000 को। अब मैं आपको बता दूं लोकसभा ने कब पारित किया, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा ने कब पारित किया? तो लोकसभा ने पारित किया 25 जुलाई 2000 को। कब पारित किया? 25 जुलाई 2000 को, ठीक ना। 25 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा ने पारित किया। उसके बाद 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित होने के बाद 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। इसके बाद 25 अगस्त 2000 को, ठीक ना, इसके बाद 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। क्या? 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, ठीक ना। तो आपका लोकसभा में पारित होने के जस्ट एक महीने के बाद 25 जुलाई से 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, तीनों को आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ठीक। आगे आपका है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, ठीक ना, था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था? ठीक, CGPSC में आया हुआ है, देख सकते हैं असिस्टेंट जीओ 2010 में, ठीक। छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। और इसी 1956 में आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। अभी मैं बताया था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक। और छत्तीसगढ़ महासभा का भी गठन 1956 में हुआ, ठीक। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा छूती है? CGPSC में आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य जो है कितने राज्यों की सीमा छूती है? छत्तीसगढ़ राज्य जो है आपका 6 राज्यों की सीमा छूती है। कितने राज्यों की सीमा छूती है? सॉरी 6 नहीं, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 5 राज्यों की सीमा छूती है। कितने राज्यों की सीमा छूती है? 5 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य छूती है। याद रखिएगा, कितने राज्यों की सीमा छूती है? 5 राज्यों की सीमा छूती है। ऑप्शन नंबर बस सही आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए अब 5 राज्यों की तो सीमा छूती है। कितने राज्यों की सीमा छूती है? 5 राज्यों की सीमा छूती है, ठीक। अब आगे अपना प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है, ठीक ना, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा उड़ीसा की है। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा उड़ीसा की है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा उड़ीसा की है, ठीक। अगला बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा है, मतलब सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? उड़ीसा की है। लेकिन सबसे कम सीमा किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा है उत्तर प्रदेश का, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश का है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित राज्य है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक, पश्चिम मतलब क्या होता है? आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में, पश्चिम मतलब इधर, ठीक ना। जैसे छत्तीसगढ़ यहाँ आपका बना हुआ है तो इधर कौन कौन से राज्य हैं? ठीक, तो इधर एक आपका MP पड़ता है, ठीक ना, इधर, और इधर आपका महाराष्ट्र भी पड़ता है, ठीक, महाराष्ट्र पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित राज्य है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, ठीक। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित राज्य हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? मतलब मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबा सीमा बनाने वाला जिला जो है वो कौन सा है? ठीक ना, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबा सीमा बनाने वाला जिला है कोरिया। कौन सा है? कोरिया, ठीक। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा वाला
सीमा बनाने वाला जिला है कोरिया, ठीक ना। कोरिया जिला जो है मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उड़ीसा में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है, ठीक ना। मतलब उड़ीसा राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है। अभी हमने क्या देखा कि जो है आपका मध्य प्रदेश के साथ, ठीक ना। अभी देखा मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो बनाता है कोरिया, ठीक ना। कोरिया जिला मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। लेकिन उड़ीसा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है गरियाबंद। कौन सा बनाता है, गरियाबंद। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है गरियाबंद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक ना। उड़ीसा में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला गरियाबंद है। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 55%, ठीक। कितनी पाई जाती है, 55%। 55 छत्तीसगढ़ के 55% भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ के 55% भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सही आंसर 55%, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक ना। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहा जाता है। आपने सुना होगा, ठीक ना। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी और काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा, कन्हार मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कन्हार मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका सही आंसर हो जाएगा, कन्हार मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक ना। लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। अभी हमने क्या देखा, काली मिट्टी, ठीक ना। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है कन्हार मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहा जाता है। तो लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मटासी मिट्टी। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं, ठीक ना। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा, मटासी मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। मतलब छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक ना। मतलब छत्तीसगढ़ विधानसभा के, मतलब छत्तीसगढ़ जब स्थापना हुआ तभी तो उसमें विधानसभा, विधायक, ठीक ना, लोकसभा, मतलब विधानसभा का गठन हुआ। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा का गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। छत्तीसगढ़ के राजा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपका, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक ना। फिर हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, ठीक। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे फिर, ठीक ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे बनवारी लाल अग्रवाल, ठीक ना। बनवारी लाल अग्रवाल कौन थे, बनवारी लाल अग्रवाल जो थे वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल थे। ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा, बनवारी लाल अग्रवाल। अगला प्रश्न है आपका, परिसीमन के बाद कौन सी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, ठीक ना। परिसीमन के बाद कौन सी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। परिसीमन होने के बाद जो है आपका कोरबा का जो लोकसभा सीट है वो अस्तित्व में आया, ठीक ना। परिसीमन के बाद कौन सी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, तो कोरबा की लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। परिसीमन के बाद कोरबा की लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही आंसर हो जाएगा, कोरबा की लोकसभा सीट अस्तित्व में आई परिसीमन के बाद।
लेकिन विलोपित कौन हो गई, ठीक ना। अभी विलोपित वाले भी प्रश्न आएंगे, नीचे आएगा आपका, ठीक ना, कि परिसीमन के बाद कौन सी लोकसभा सीट विलोपित हुई। तो अस्तित्व में कौन आया, परिसीमन के बाद कौन सी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, कोरबा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर होगा। अगला है आपका, भैया है अगला आपका, परिसीमन के बाद किस लोकसभा सीट को विलोपित किया गया ना। परिसीमन के बाद किस लोकसभा सीट को विलोपित किया गया, विलोपित किया गया मतलब बाहर किया गया, ठीक ना, निकाला गया। तो परिसीमन के बाद किस लोकसभा सीट को विलोपित किया गया, सारंगगढ़ को, ठीक ना, सारंगगढ़ को परिसीमन के बाद विलोपित किया गया। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर हो जाएगा, सारंगगढ़। परिसीमन के बाद किस लोकसभा सीट को विलोपित किया गया, तो सारंगगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सारंगगढ़, है ना। और कोरबा को क्या किया गया, कोरबा को आपका यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। कोरबा जो है अस्तित्व में आया, ठीक ना, कोरबा जो है अस्तित्व में आया, विलोपित किया गया सारंगगढ़। अगला है आपका, 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ के कितने जिले अस्तित्व में आए, ठीक ना। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है क्योंकि इस दिन बहुत सारे जिले अस्तित्व में आए थे, ठीक ना। 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में कितने जिले अस्तित्व में आए, 9 जिले अस्तित्व में आए। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर हो जाएगा, 9 जिले, ठीक ना। 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में 9 जिले अस्तित्व में आए, याद रखिएगा, 9 जिले 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में आए। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, 2012 से पहले छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे, ठीक ना। और यही 1 जनवरी 2012 को जब 9 जिले आए उस समय, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में 27 जिले हो गए, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में 27 जिले हो गए थे 1 जनवरी 2012 के बाद, जब 9 जिले अस्तित्व में आए, उससे पहले 18 जिले थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में जिले थे, ठीक ना। 2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, 2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में टोटल 18 जिले थे। कितने जिले थे, 18 जिले थे, ठीक ना। 2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा, 18 जिले, ठीक ना। 2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर, 18 जिले, ठीक। 2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे और 1 जनवरी 2012 को आपका 9 जिले अस्तित्व में आए, तब 18 + 9 जुड़कर आपके 27 हो गए, ठीक। और वर्तमान में 32 हैं, आपको पता होगा। 28वां गौरेला मरवाही, उसके बाद 4 जिलों की घोषणा की गई थी जो बनाई जा चुकी है। अगला प्रश्न है आपका, अगला और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। तो लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है। सन 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, ठीक ना। सन 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, ये आपके लिए वर्क है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कितना आंसर होगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जब अगला पार्ट इसका आएगा, ठीक ना, पार्ट 3, तो उसमें बताऊंगा 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। अभी हमने देखा 2011 की जनगणना में कितने जिले थे, 2011 की जनगणना में 18 जिले थे, ठीक। तो यही आज के जो आपके 32 प्रश्न थे, 32 प्रश्नों में 31 प्रश्नों का आंसर मैंने आपको बता दिया और एक प्रश्न आपके लिए वर्क है जिसका उत्तर आपको खुद बताना है। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, आप इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर जानते थे और कितने का नहीं जानते थे, ठीक। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा इसे, ताकि सभी तक ये पहुँच सके और सभी अच्छे से तैयारी कर सके, अपनी तैयारी को खुद चेक कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।